हाँ, तो अभी देखिएगा, यही चीज की गई थी कि पुश और पॉप किस कंडीशन में हमें दिखने लगे और किस कंडीशन में हमें नहीं दिखने लगे। तो विकेश, आप बताएंगे कि जब मैंने लिस्ट का रेफरेंस वेरिएबल बनाया और उसमें होल्ड कराया मैंने स्टैक का ऑब्जेक्ट, तो उस केस में मुझे पुश और पॉप नहीं दिख रहे थे। बोलो। नहीं मालूम? क्या चाहते हो? क्या हुआ, स्टैक पढ़ोगे क्या? फिर भाई साहब, मुझे ये तो बताओ, आगे क्यों बैठ गए? क्या बोल? अभी आप बताइएगा। इधर विकेश, आप नहीं बता पा रहे हैं। सत्यम, आप बताइएगा। मैंने क्या पूछा है, ये मैं बताऊं दोबारा? समझ में नहीं आया? इनहेरिटेंस किया है या नहीं किया? इनहेरिटेंस किया है या नहीं किया? कुछ नई चीज पूछ ली क्या? अर्जुन, आप बताओ भाई। दोबारा बोलो। एक मिनट बस। हाँ, ये बात आपने सही बोली है। जब कभी भी हम पेरेंट का रेफरेंस बनाते हैं और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के उस पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल में रखते हैं, तो क्या हमें चाइल्ड के मेथड मिल जाते हैं? तो यही कारण आपको बताना था, विकेश और सत्यम। कोई इतना हार्ड नहीं बताया मैंने कुछ ऐसा, या इतना हार्ड नहीं पूछा था। अब देखो, यही चाइल्ड का रेफरेंस और चाइल्ड का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये सारे अवेलेबल हो जाएंगे। देखो, हो गया। ठीक। ऐड मेथड भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं कि ऐड नहीं आएगा। ऐड मेथड भी आ रहा है, तो आएंगे ही। ठीक। तो जो काम आपका ऐड करता था, उस तरह से वो आपका पुश भी करेगा। देखो, पुश एन एलिमेंट, पुश एन आइटम ऑन टू द टॉप ऑफ दिस स्टैक। जो स्टैक बनी हुई है उसके टॉप पर एक एलिमेंट या एक आइटम को पुश कर देगा, ये मेथड यही कह रहा है। ठीक। दिस हैज एग्जैक्टली सेम इफेक्ट एज एड एलिमेंट आइटम। एड एलिमेंट नाम का जो वेक्टर के अंदर हुआ करता था, याद आ रहा है? मैंने बताया था कि ऐड एलिमेंट नाम का वेक्टर के अंदर एक्स्ट्रा आया है, तो वही चीज कह रहा है कि दिस हैज सेम एग्जैक्टली एज एलिमेंट आइटम। ठीक। और इसकी रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न्स आइटम आर्ग्यूमेंट। जो भी आइटम का आर्ग्यूमेंट होगा वो आपका रिटर्न कर देगा। देखें जरा, देखें। ये मैंने किया एल एस टी टू डॉट पुश, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं हाय, और हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक। तो रिटर्न क्या आया? हाय। इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, या ऐसे भी कर सकता था। मैं, मुझे मालूम है स्ट्रिंग टाइप का डाल रहा हूँ, या मुझे मालूम ही नहीं किस टाइप का डाल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट टाइप का डाल रहा हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही बना लो। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओबीजे इज इक्वल टू दिस, ये लो। और इस ओबीजे को अगर मैं प्रिंट करा के देखूं, मेरी मर्जी में इसे कैसे भी यूज कर सकता हूँ। हाय। यानी कि अगर मैं प्रिंट कराऊं अब अपनी एल एस टी टू को, एल एस टी टू को, तो उसके अंदर क्या जा चुका होगा?
हाय पुश हो चुका होगा, यानी कि ये डाल रहा है, पुश से क्या कर रहा है, एड आइटम ऑन वेरी टॉप ऑफ योर स्टैक। मान लो, इस तरह से देख लो, अभी आपको टॉप टॉप की बात क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए इंटरव्यू बताने के टाइम पे, ठीक, इसलिए बार बार मैं टॉप वाली बात यूज कर रहा हूँ। ये मेरा स्टैक है, ठीक, ऐसा मान लो, ठीक, मैंने इससे कहा एक आइटम डालना है भाई, हाय, हाय नाम का आइटम डालना है, ठीक। अब ये हाय नाम का जो आइटम है, ये जाएगा कहाँ, ये इस स्टैक में गया और ये यहाँ आ गया, ठीक। मान लो फिर दूसरा वाला जो मैं आइटम डालूंगा, मान लो हेलो डालना चाहता हूँ, या 1 2 3 जो भी मैं डालना चाहता हूँ, ठीक। अब मैं इसको डालूंगा, तो क्या ये हाय के नीचे कहीं जाएगा, नहीं, आपकी जो स्टैक है, इस स्टैक में टॉप में जो जगह बचेगी वहीं जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ से वो बंद है। आप देखो दूसरी तरफ से वो बंद है, स्टैक हमेशा वन साइडेड ओपन होती है, इसलिए वो बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ऑन वेरी टॉप, वेरी टॉप मतलब सबसे ऊपर, ठीक। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका तो काम खत्म। हाँ, स्टैक मेमोरी भी होता है, जब स्टैक ओवरफ्लो हुआ करता था, याद होगा आपको, शुरू शुरू में बताया था आपको, है ना। इसमें हाई हेल्प, चलो कलर डाल देते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, और कुछ और ऑब्जेक्ट भी डाल देते हैं, या lst2 डॉट पुश, फिर से रेड डाल देते हैं, ताकि डुप्लीकेसी वाली बात भी समझ में आ जाए, और कुछ और ऑब्जेक्ट भी डालते हैं, lst2 डॉट पुश 1 2 3 4, दैट्स इट, ठीक। अब आप देखिएगा, जो मेरा ये कंसोल है, इस कंसोल में आपको दिख रहा होगा रेड ग्रीन ब्लू येलो रेड, ठीक, 1 2 3 4, जिस सीक्वेंस में मेरे वो गए थे, उस सीक्वेंस में मोरे मेरे सारे के सारे वो क्या हो गए, इंसर्ट हो गए, ठीक। जिस सीक्वेंस में मैंने उसको पुश कराए थे, उसी सीक्वेंस में आपको सारे के सारे प्रिंटेड टाइम पे दिखेंगे। अब मैं इसमें से कोई एक एलिमेंट पॉप करना चाहता हूँ, पॉप मैंने बताया था आपको, lst2 डॉट पॉप, बस पॉप कर दिया। तो पॉप क्या कहता है, देखो इसके ऊपर होवर करके मैं बताऊंगा, वैसे आपको समझ में आनी चाहिए कि टॉप वाली बात कर रहे हैं, तो पॉप क्या करेगा, कहीं बीच में से निकाल के लाएगा, नहीं, देखो क्या करेगा, क्या कह रहा है, रिमूव द ऑब्जेक्ट एट द टॉप ऑफ दिस स्टैक एंड रिटर्न दैट ऑब्जेक्ट एज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। रिटर्न क्या करेगा, टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी उसने पॉप करा है, यानी कि उठा लिया, जैसे मान लो मेरी ये स्टैक है, अगर मैं पॉप करने की कोशिश कर रहा हूं, तो सिर्फ सबसे पहले ये ऊपर वाला ही पॉप करेगा, इसी को ही वो पॉप करेगा, और रिटर्न में भी ये इसी को लेके आएगा, क्लियर है, इसी को ही पॉप करेगा और रिटर्न में भी इसी को लेके आएगा, ठीक। पॉप करा, अभी देखिएगा फिर से हम प्रिंट करा देते हैं lst2, ठीक। तो मेरा पॉप क्या हुआ, जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया होगा, यानी कि ये किस एल्गोरिथम पे काम कर रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, पॉप हमेशा वही वाला होगा जो सबसे लास्ट में अंदर गया होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या ऐसा कह सकते हो फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे पहले गया होगा वो सबसे लास्ट में पॉप किया जाएगा, ठीक। इसका एक और मेथड है, पीक, पीक, देखिएगा पीक क्या कहता है, पीक कहता है लुक एट द ऑब्जेक्ट एट टॉप ऑफ दिस स्टैक विदाउट रिमूविंग। पीक से हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, मान लो आपसे ये कहा गया कि भाई मेरे पास एक स्टैक है, उस स्टैक में मैंने एक ग्लास डाला है, एक स्पून डाला है, मतलब जगह ही ऐसी है, एक के ऊपर एक जा सकता, एक बिस्किट का पैकेट डाला है, एक बॉल डाला है, और एक रुमाल डाला है।
आपको बताना है सबसे ऊपर है क्या। मैंने ये आपको नहीं बताया, आप नए हैं, ये वाली बात मैं कर चुका था पहले। तो आप तो छू के ही बता पाओगे कि सबसे ऊपर क्या है। मैंने आपसे रिमूव करने के लिए नहीं कहा, मैंने सिर्फ आपसे क्या कहा है, सिर्फ मुझे बताओ मेरी स्टैक के सबसे टॉप में है क्या। तो वो क्या करेगा, वो मेरा पीक वाला एलिमेंट लेके आएगा, वो मेरा पीक वाला एलिमेंट लेके आएगा और रिटर्न करेगा वही जो मेरा सबसे ऊपर रहा होगा, पी। ओके, रिटर्न क्या करेगा, वही जो मेरे सबसे ऊपर एलिमेंट अवेलेबल रहेगा। मान लो एक पीक से पहले मैं पॉप कर चुका होता, तो अब मेरा पीक पे कौन सा होता, भाई पीक पे तो क्योंकि पॉप हो चुका, वो 1 2 3 4 वाला तो पॉप हो चुका, जा चुका। अब वो तो सबसे ऊपर रेड बचा ना, भाई पॉप कर दिया मतलब 1 2 3 4 गया, पॉप करते ही 1 2 3 4 गया। हाँ, पॉप वाला दोनों में, जब भी तो फर्क बता रहा हूँ, पॉप वाला करेगा रिमूव और रिटर्न भी उसी को कर देगा, लेकिन पीक वाला रिटर्न तो करेगा पर रिमूव नहीं करेगा। हाँ, पीक माने बस बताना, पॉप मतलब उछल जान, जब देखो कोई चीज उछलेगी तो जाए रिमूव होगी। लेकिन पीक मतलब सबसे, इसकी सबसे ऊंची चोटी, पीक मतलब चोटी होता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी पे है क्या, ये आप पता करो। पीक मतलब पता है आपको, पीक, पीक मतलब चोटी, सबसे ऊंची चोटी। ठीक, चोटी लड़कियों वाली नहीं, माउंटेन की चोटी, हाँ। लड़कियों की चोटी को लॉक कहते हैं, लॉक। कैसे पता मतलब, भाई साहब हम भी पढ़ा लिखा रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते ही आ गया होगा। कभी किसी लड़की ने ही पूछ लिया होगा सर हमारी चोटी और चूड़े को क्या कहते हैं। ठीक, कमाल की चीजें आप ही से एक्सपेक्ट होती हैं वैसे मुझे। आप देखिएगा, रेड उसने बता तो दिया पर रेड आपका रिमूव नहीं करा। क्लियर है। तो पुश क्या कहता है, पुश करता है आपका ऐड एलिमेंट इन द स्टैक इन ऑर्डर टू वेरी टॉप। पुश हमेशा इन ऑर्डर टू वेरी टॉप करेगा। क्लियर है। और एक्सेस करना है एलिमेंट को, केवल एक्सेस, एक्सेस करने के लिए क्या होता है, बोले कोई बोला था, सही बोला था, घबराओ मत। एक्सेस करने के लिए क्या होता है, स्टैक से एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो क्या होगा, पीक, पीक। एक्सेस ही तो कर रहे हैं हम रिमूव कहाँ कर रहे हैं। और अगर रिमूव करना है तो क्या होगा, पॉप। अगर रिमूव करना है तो क्या होगा, पॉप। और ये 21 एल्गोरिथम पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और बाकी के सारे इसके पेरेंट से मिले जा सकने वाले मेथड भी हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे पॉप तो करना चाहता हूँ, ये मेरा, इसे मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ मैं पॉप तो करना चाहता हूँ पर गलती से मुझसे पॉप से पहले क्लियर हो गई। ठीक, तो क्या ये पॉप करेगा, नहीं करेगा, एरर आ जाएगी। तो इससे पहले मुझे चेक कर लेना चाहिए था ना, पॉप करने से पहले मुझे चेक कर लेना चाहिए था ना। ये पॉप वाला कोड अंदर डाल देते हैं। पॉप करने से पहले मुझे क्या कर लेना चाहिए था, यस, इज एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी नहीं है तभी अंदर जाए और पॉप करे। क्या हुआ, इज एम्प्टी, ओके फॉल्स से करा लेता हूँ। इज एम्प्टी इक्वल इक्वल फॉल्स। अगर वो एम्प्टी, लेकिन अभी भी कह रहा है, कह रहा है पी, ओ, ओ ओके ओके ओके, पीक पॉप ये भी तो चलाया है ना हमने, ये इनकी वजह से कह रहा है। हाँ, को पीक कैसे निकाल के लाएगा वो। ठीक, अगर मेरा एम्प्टी है, अगर मेरा एम्प्टी है तो भैया वो पॉप ना करे। लेकिन अगर इसमें पहले इसके बाद कुछ एक एलिमेंट डाल दिए गए तो क्या कर दे, पॉप कर दे। मान लो क्लियर करने के बाद कुछ एलिमेंट मैंने डाल दिए थे तो क्या कर दे, वो पॉप कर दे। पॉप कर देगा तो रेड, नहीं नहीं ये गलत है, एल्स पॉप करे ना, इज एम्प्टी।
यहाँ एक मैसेज डाल दिया जाएगा आपका, स्टैक इज एम्प्टी, अदरवाइज एल्स में आपका पॉप किया जाए, तब आपका पॉप हो सकता है। स्टैक इज एम्प्टी, रेड और 1 2 3, ये हमने ये क्या करा, फॉल्स किया, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो एलिमेंट है। हाँ, हुआ ना, चला ना। अगर इज एम्प्टी ट्रू है, इज एम्प्टी मतलब पूछ रहा है आपसे क्या खाली है, अगर ये बात सच है तो भैया वो लिख देगा क्या, स्टैक इज एम्प्टी। अगर ऐसा नहीं है, सच नहीं है, तो एल्स पार्ट में जाके उसे पॉप कर देगा। क्लियर है, वो आपको चेक कर लेना चाहिए। ठीक, पीक, पीप, एम्प्टी और पुश। पुश हो गया, पॉप हो गया। चलिए, सर्च, ये ऑब्जेक्ट डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक, बाकी का सारा कंफ्यूज करते हैं, इनको मैं हटा दे रहा हूँ, मतलब प्रिंट वाली स्टेटमेंट हटा दे रहा हूँ। ठीक, तो देखिएगा इसने क्या दिया आपको, -1। अगर मैं इसको अगर डिफरेंट कर देता एलो, तो क्या आता आपका, ये अभी भी -1 आ रहा है, होना नहीं चाहिए था। क्लियर तो है। ओके ओके ओके, ठीक, -1। और अगर अब मैंने इसके अंदर चेक करा, ये लो, ठीक, तो आपका कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, क्या बोल रहे हैं, नहीं इंडेक्स पे आप पे नहीं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। हाँ, कुछ भी, कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि आपको चेक क्या करना होगा कि अगर ये <0 है, तो इसका मतलब एलिमेंट उसके अंदर सर्च में नहीं आया। अगर वो <0 आ जाए, तो इसका मतलब एलिमेंट उसके अंदर सर्च में आ गया। क्लियर है, इसका इंडेक्सिंग से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए मैंने इसको यही कर दिया, ये रेड कर दिया, ठीक, तो ये तो इंडेक्स तो नहीं आई। अच्छा, ये भी आपकी एल्गोरिथम सही हो सकती है भाई, देख लेते हैं एक बार इसको करके। अगर आपकी ये बात है, नहीं आई, देखो रेड 1 करा मैंने, तो उस हिसाब से नहीं आया। हाँ, पॉजिटिव उठा रहा है तो उसका मतलब एलिमेंट है। ओके ओके, 8 आ गया। मैं वही कह रहा हूँ, अगर पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब उसके अंदर सर्च में एलिमेंट पाया गया, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है तो उसके अंदर सर्च में एलिमेंट नहीं पाया गया। देखिएगा, नेगेटिव नंबर है तो उसके अंदर सर्च में एलिमेंट नहीं पाया गया, इसका इसकी इंडेक्सिंग से कोई लेना देना नहीं। ठीक, ऐसा आपको लग रहा होगा, हो सकता है एक आध बार उसने उससे मिलता जुलता दे दिया जो आप सोच रहे हैं, है ना। रियल टाइम में इसका यूज यही है। हाँ बताइएगा, क्या ग्रीन प्रिंट कराऊं, ये लीजिएगा। 7 आया। एक मिनट, ये देख लीजिएगा, ये डिलीट हो गए। 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ऐसे गिन रहा है। फिर से देख लेते हैं इस चीज को। 6 आ रहा है। हाँ, फिर ये आपके
जो सबसे पहले एलिमेंट गया होगा, नहीं सबसे लास्ट में जो एलिमेंट गया होगा उससे गिनती करता हुआ जाएगा। क्योंकि स्टैक मेरी इस तरह से बन के आई, तो मैंने अगर हाई कहा तो उस हिसाब से वो गिनती करता हुआ जाएगा। ठीक भाई, ये आया होगा अगर, तो 1 2 3 4 कहाँ आया होगा? 1 2 3 4 कहाँ आया होगा? सबसे ऊपर। और अगर हम गिनती करेंगे सबसे ऊपर से, तो सबसे पहले नंबर पे ही तो पाया जाएगा। तो ये आपका लॉजिक सही है, ये आपका काम कर गया। ठीक, तो सबसे ऊपर से ही 1 2 3 4 पाया गया, तो इसका नंबर 1 पे बता देगा कि पोजीशन मेरी इसकी नंबर 1 पर है। लेकिन देगा पॉजिटिव नंबर, उसकी पोजीशन भी दे रहा है और पॉजिटिव नंबर। अगर नहीं होगा, उसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो कोई नेगेटिव नंबर निकाल के दे देगा कि इसमें है ही नहीं। क्लियर है? तो इसका मतलब आपका ये बेनिफिट भी हो गया। एक तो पॉजिटिव नंबर से ये पता चल गया कि उसमें एलिमेंट ये वाला है, और दूसरा उस एलिमेंट का नंबर पता चल गया आपका किस जगह है, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। नहीं, इंडेक्सिंग नहीं कह सकते, इसको स्टैक की इंसर्शन ऑर्डर कह सकते हो। हाँ, स्टैक का इंसर्शन ऑर्डर, क्योंकि इंडेक्सिंग की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा जावा में इंडेक्सिंग 0 टू माइनस लेंथ -1 तक चलती है। तो लेकिन हम इसको इंसर्शन ऑर्डर के हिसाब से कह सकते हैं कि सबसे पहले ये पाया गया, दूसरे नंबर पे ये पाया गया, तीसरे नंबर पे ये पाया गया। हाँ, क्योंकि स्टैक वन साइड ओपन होती है, तो उस हिसाब से वो उसका जिस जगह मिलेगा वो वाला नंबर बता। हम्म, ठीक है। अब इसके और भी मेथड थे, ऐड, वो सारे के सारे आप कर लेना, क्योंकि कलेक्शन के हमने कर चुके थे। ऐड ऑल, ये सब मेथड इसके लिए भी अवेलेबल है। हाँ, वही वही सिर्फ एक्स्ट्रा वाले ही बता रहा हूँ, और बाकी के अंदर मैं कुछ काम वो नहीं लगा बढ़ा रहा आपका। तो 4 या 5 मेथड आपको मिले होंगे इसके, जो अभी मैंने बताए हैं आपको। क्या क्या थे? पहला था पुश। पुश मतलब क्या करेगा? पुश एन एलिमेंट ऑन वेरी टॉप। पॉप क्या करेगा? रिमूव एलिमेंट फ्रॉम वेरी टॉप। पीक क्या करेगा? पीक क्या करेगा? एक्सेस एलिमेंट फ्रॉम वेरी टॉप। हाँ, और जो एक और था ना, पीप, एक पीप भी होता है ना। पीक और डॉट। पीप नहीं है भाई इसके अंदर, वो शायद C++ में रहा हो। हाँ, गेट वगैरह देख लेते हैं करके। गेट, कोई इंडेक्स डाल दोगे आप, वो निकाल लाएगा। मान लो मैंने इंडेक्स डाल दी, और टू इंडेक्स डाल दी, टू इंडेक्स पे कौन सा निकल के आएगा आपका? क्या हुआ भाई, एक एक्स्ट्रा लग गया क्या? ब्लू आया, यानी कि टू इंडेक्स पे मेरा 0 पे रेड है, 1 पे। हाँ, इंडेक्सिंग तो वैसे ही होगी ना, जैसे इंसर्शन गया है, भाई पहला गया उसको इंडेक्स 0 डाल दी, दूसरा गया उसको इंडेक्स 1 डाल दी, तीसरा गया उसको इंडेक्स 2 डाल दी, इस तरह से तो डालोगे। लेकिन वो जो आपने लोकेशन देखी थी, वो उसकी पोजीशन थी स्टैक के अंदर, वो कौन से नंबर पे पाया गया, वो इंडेक्स नहीं कहोगे आप। ठीक। अच्छा, पीप नहीं है इसके अंदर। हाँ, यूज इसका पहले कभी हुआ करता था, जब कभी हमारे पास लिंक्ड लिस्ट और एरे नहीं थी, तो पहले हम काम इसी से चलाते थे, वेक्टर से और स्टैक से। ठीक, करने को कर सकते हो, मना बंद थोड़ी हो गई। लेगेसी तो हुई है, बंद थोड़ी हो गई। लेगेसी मतलब पुरानी हुई है, बस बंद थोड़ी हो गई। आज की डेट में आप बेल बॉटम पैंट पहनने लग जाओ, कोई मना थोड़ी कर देगा। बट लिगेसी हो गई, प्रचलन में नहीं है। जो अमिताभ बच्चन पहले कभी पहना करता था, मैं तो कभी नहीं पहनी, कभी पसंद भी नहीं है मुझे। पैंट ऊपर थोड़ी पहनी जाती है, उसे गैलिस बोलते हैं।
हाँ भाई, प्रॉब्लम ये थी, एक तो इसके अंदर ड्यूअल डायरेक्शन में हम ट्रेवर्स नहीं कर सकते थे, और ड्यूअल डायरेक्शन में क्या कहते हैं, ट्रेवल नहीं कर सकते थे। दूसरा, इसके अंदर हमारा एरे लिस्ट के अंदर फिर वही वाली बात आ जाएगी, सिंक्रोनाइजेशन वाली, वो अभी मैं बताना नहीं चाहता। ठीक। लिंक्ड लिस्ट। यस। अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें तो भैया, लिंक लिस्ट का जो अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर है आपका, वो क्या है? डबली लिंक लिस्ट के हिसाब से है। ठीक। इसका इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर है इज डबल लिंक लिस्ट। ठीक। डबल लिंक लिस्ट। अब ये डबल लिंक लिस्ट क्या होती है? देखो, मैं पहले आपको समझा देता हूँ ये लिंक लिस्ट होती क्या है। ठीक है। इस तरह से आपकी ये वाली जो नोड थी, ये इसका एड्रेस संभाल के रखा करती थी। अगर मैं मान लो, इसको थोड़ा सा कर्सर को मोटा कर दे रहा हूँ, ये वाली नोड इसका एड्रेस होल्ड करके रखा करती थी। ठीक। और ये वाली नोड इसका एड्रेस होल्ड करके रखा करती थी। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लिंक लिस्ट की बात करूं, मैं डबल लिंक लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, सिंगल लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ये आपस में इस तरह से एक दूसरे का एड्रेस होल्ड करके रखते थे। लेकिन जो हमारी जावा के अंदर लिंक लिस्ट आई है, वो कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर का कौन सा फॉलो करती है? डबल लिंक लिस्ट वाला, जिसको हम बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट। ठीक। और ये एड्रेस होल्ड करने का फायदा भी यही होता था, ट्रेवर्सिंग बहुत फास्ट हो जाया करती थी। ठीक। ट्रेवर्सिंग बहुत फास्ट हो जाया करती थी। लेकिन यूनि डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, जीरो इंडेक्स से मैक्सिमम इंडेक्स तक, इससे सिंगल डायरेक्शन में हमारी ट्रेवर्सिंग हुआ करती थी। ठीक। पर जावा बनाने वालों ने सोचा कि भाई, ये यूनि डायरेक्शन है, क्यों ना इसको मल्टी डायरेक्शन कर दिया जाए, मतलब बाई डायरेक्शन कर दिया जाए, ड्यूअल डायरेक्शन कर दिया जाए, डबल डायरेक्शन कर दिया जाए। इससे अगर हम आगे भी गए तो पूछ लिया जाएगा एलिमेंट नंबर 75 के पीछे वाला तीसरा एलिमेंट कौन सा है, तो हम पीछे डायरेक्शन में भी ट्रेवर्स कर सकें, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया जाए। तो उन्होंने फिर क्या कॉन्सेप्ट बनाया? डबली लिंक लिस्ट का। यानी कि इसको इसका एड्रेस होल्ड कराने के लिए बोल दिया गया। अभी थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं। ठीक। तो ये कौन सी एल्गोरिथम फॉलो करता है? डबल लिंक। ठीक है। अब देखो, बार बार वो वाली बात आ ही रही है, सिंक्रोनाइज नॉन सिंक्रोनाइज वाली, तो एक बार मैं बता ही देता हूँ क्या होता है। ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन कुछ नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि हम एक साथ कई सारे काम करना चाहते हैं, उसे हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। ठीक। इसको सिंक्रोनाइजेशन समझ में आ रहा है? एक साथ कई सारे काम कर लेना। ठीक। जैसे कि अगर मैंने एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपको। ठीक। प्रोग्रामिंग में जो हमारा पीस ऑफ कोड होता है, चंक ऑफ कोड होता है, उसे सिंगल, मतलब वन पीस ऑफ कोड को एक प्रोसेस बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम थ्रेड बोलते हैं। ठीक। उस प्रोसेस को हम थ्रेड बोलते हैं। और अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज द व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेड, थ्रेड इज नथिंग बट
lightweight process. You can say it is a chunk or it is a piece of code, a very little part of code. That is why we are saying that that is very lightweight process. ठीक, अब ये छोटी छोटी बहुत सारी प्रोसेस मिलके अगर हम अलाउ करा दें, एग्जीक्यूट कराना अलाउ करा दें, तो इसे हम कहेंगे सिंक्रोनाइज्ड, इसे हम कहेंगे सिंक्रोनाइज। लेकिन इसके अंदर हमें कभी भी ये नहीं पता होता कौन सी वाली थ्रेड कब एग्जीक्यूट हो जाए। अगर मान लो मैंने मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूट करा दी और मैं चाह रहा था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है और हर एक थ्रेड को यही ड्यूटी दे रखी है कि आपका काम है 1 प्रिंट करना, आपका काम है 2 प्रिंट करना, आपका काम है 3 प्रिंट करना, तो कई बार तो आ जाएगा 1 2 3 4, कई बार नहीं आएगा। मान लो कभी 4 को प्रोसेसर खाली मिला तो 1 के बाद 4 दिख जाएगा। हाँ, पहले वाले ने टाइम लिया, अगर वो देखेगा प्रोसेसर के पास थोड़ा सा तो अभी ऑक्यूपेंसी है, यानी कि खाली है प्रोसेसर, मेरा तो काम, तो वो आ जाता है। तीसरा वाला भी देख रहा है थोड़ा सा तो खाली है, मैं भी आ जाऊं। जब मल्टी से कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग, सिंक्रोनाइज्ड वाली चीज को हम क्या कहेंगे? मल्टी थ्रेडिंग। सिंक्रोनाइज वाली चीज को हम क्या कहेंगे? मल्टी थ्रेडिंग। तो अगर मल्टी थ्रेडिंग हमने अलाउ करा दी, मल्टी थ्रेडिंग अगर हमने अलाउ करा दी, तो हमारा कोड सेफ नहीं है। कभी भी हमें कोई एश्योरिटी नहीं है कि कौन सा वाला कब एग्जीक्यूट हो जाए, और जरूरी नहीं है एग्जीक्यूट हो भी जाए। मान लो मेरे प्रोसेसर के पास 100% ऑक्यूपेंसी है, मेरी 4 5 थ्रेड ने 30% ऑक्यूपेंसी ले ली, ऑक्यूपाई कर ली, ठीक, और 3 4 थ्रेड ने और कर ली 45% ऑक्यूपेंसी, 35 और 45 कितना हो गया? 80%। फिर और 4 5 थ्रेड मैंने मल्टी थ्रेडिंग कर रखी है, फिर 4 5 थ्रेड मैंने अलाउ करा रखी है, उसने भी 20% ऑक्यूपेंसी कैप्चर कर ली। लेकिन अब देखो, किसी थ्रेड को तो प्रोसेसर चाहिए था 70% यूटिलाइजेशन, 70% यूटिलाइजेशन जब तक उसे मिलेगा नहीं वो अपना 35% छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। तो बाकी वाले जो है वो 20% अपना कंप्लीट नहीं कर पाए। मान लो हो सकता है उसे 1% की जरूरत थी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में, 21% उसे चाहिए था, उसे प्रोसेसर की ऑक्यूपेंसी 21% चाहिए थी, लेकिन 20% तक तो वो यूटिलाइज कर चुका, पर 1% की वजह से वो अभी भी रुका हुआ है कि 1% और मिल जाए मेरा काम खत्म, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा और पूरा 20% छोड़ दूंगा, 21% छोड़ दूंगा। पर सब ऑक्यूपाई कर करके बैठ गए, तो क्या एग्जीक्यूट होगा? एग्जीक्यूट होगा। इस केस में डेड लॉक आने की कंडीशन बन जाती है, आपका पीसी या सिस्टम हैंग होने के चांसेस होते हैं। जहां भी मल्टी थ्रेडिंग अगर अलाउ करा दी, फास्ट जरूर हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही प्रोसेसर खाली मिला कोई थ्रेड आएगा, अपने आप अपना काम चलाया, निकाल दिया, आपको पता भी नहीं चला कब क्या हो गया। लेकिन अगर थ्रेड ने ऑक्यूपाई कर लिया और प्रोसेसर की नीड दूसरे वाले थ्रेड को भी थोड़ी सी थी और ये दे नहीं रहा, ये भी ऑक्यूपाई करके बैठ गया, प्रोसेसर खाली नहीं होगा, खाली नहीं होगा तो कोई सी भी थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, 100% एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, तो गार्बेज कलेक्टर उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, तो भैया सिस्टम हैंग। तो मल्टी थ्रेडिंग एक तरीके से खतरनाक कॉन्सेप्ट भी है, इसलिए हम ज्यादातर मल्टी थ्रेडिंग अप्लाई नहीं करते। मल्टी थ्रेडिंग अप्लाई करते हैं अपने रिस्क पर, अपने रिस्क पर। हमें जब पता है कि भैया यहाँ पे डेडलॉक आने के चांसेस भी हो सकते हैं, पर हमें दिख रहा है नहीं डेडलॉक आने के चांसेस हम बनाने ही नहीं देंगे, हम देखेंगे कि भैया सिर्फ इतनी देर के लिए हम उसे मल्टी थ्रेड कराएंगे, ज्यादा देर के लिए हम कराएंगे ही नहीं। हम सिर्फ 4 या 5 थ्रेड के लिए, हम या 25 30 थ्रेड के लिए उसको मल्टी थ्रेड करा देंगे, उसके बाद फिर सिंक्रोनाइज करा देंगे, ठीक। तो उस केस में हमारा क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग अप्लाई हो जाएगी और आपका काम एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, एक मल्टी थ्रेडिंग और एक सिंक्रोनाइजेशन। जब कभी भी हम सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं, वहां पे थ्रेड सेफ्टी की बात आ जाती है। मतलब जब तक एक थ्रेड पूरी कंप्लीट तरीके से एग्जीक्यूट ना हो जाए, तब तक दूसरी थ्रेड वेट करेगी। यानी कि यहाँ जहां भी सिंक्रोनाइजेशन की बात आ जाए, डेडलॉक हो ही नहीं सकता। हो जाएगा क्या? डेडलॉक कंडीशन आ ही नहीं सकती। डेडलॉक कंडीशन तो तब आएगी जब मल्टी थ्रेडिंग की हमने बात कर दी, सभी थ्रेड अचानक से प्रोसेसर पे आक्रमण कर दे, भैया मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, और फिर कोई छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसा मान के चलो क्लास के अंदर मैंने आपसे कहा कि बोर्ड पर कुछ लिख दो, आपसे कहा और आपसे कहा, ठीक, तो आप डस्टर लेके खड़े हैं और आप मार्कर लेके खड़े हैं,
आप अपना पूरा बता चुके, बस आप कह रहे हैं 3-4 लाइन और बतानी है भैया, डस्टर दे दे और मैं मिटा के वो 3-4 लाइन और बता दूं, मेरा काम खत्म। ये कह रहे हैं नहीं जी भैया, जब तक तू मार्कर नहीं देगा मैं डस्टर नहीं दूंगा। तो काम आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। अपने आप को दोनों को एक हेड मान के चलो। आप उसे डस्टर नहीं दे रहे, आप उसे मार्कर नहीं दे रहे, किसी का भी काम नहीं चल पाएगा। सिस्टम हैंग हो गया। गेटिंग और नॉट? लेकिन अगर सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं तो तब मैं आपको, अगर मान लो मैंने क्लास में ये कह दिया कि डस्टर और मार्कर एक एक करके सभी इस्तेमाल करेंगे, कोई दूसरा खड़ा ना हो जाए जब तक पहले का काम कंप्लीट ना हो जाए, तो क्या डेडलॉक कंडीशन आएगी? नहीं आएगी। समय लगेगा? हाँ समय लगेगा। यानी कि सिंक्रोनाइजेशन टाइम टेकिंग है। सिंक्रोनाइजेशन स्पीड को क्या कर देता है? स्लो कर देता है। और मल्टी थ्रेडिंग स्पीड को फास्ट तो कर देगा। भाई इन्होंने कहा कि ठीक है भैया, तेरा ऊपर वाला तो अब तक पढ़ चुके होंगे, इतने में ही आधा मिटा देता हूँ। तो आप भी कह रहे हैं हाँ यार बढ़िया, जल्दी से इन्हें मिटा भी दिया, मेरा भी काम चालू, फास्ट हो गया ना। लेकिन अगर मान लो आप लाइन खत्म करने पे ही टिके हो, वो मिटाने पे टिका है, तब तो काम होने का नहीं। ठीक है, यही है। अच्छा अब डबल इंग्लिश की बात करते हैं। अच्छा अब ये बता ही दिया तो एरे लिस्ट और वेक्टर में भी फर्क बता देता हूँ। एरे लिस्ट हमारा, एरे लिस्ट का कोई सा भी मेथड सिंक्रोनाइज नहीं होता। जब सिंक्रोनाइज नहीं है तो सीधी सी बात है, उसके अंदर मल्टी थ्रेडिंग अलाउ ही नहीं हो। जब सिंक्रोनाइज है ही नहीं तो मल्टी थ्रेडिंग अलाउ ही नहीं होगी। ठीक। और सिंक्रोनाइज सिंगल सिंगल थ्रेड चलेगी। और थ्रेड सेफ्टी की भी बात वहां पर नहीं आएगी। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर का हर एक मेथड सिंक्रोनाइज है, जब तक पूरा का पूरा एग्जीक्यूट ना हो जाए दूसरी थ्रेड को हम प्रोसेसर नहीं पकड़ाएंगे। ठीक है, क्लियर है? और मल्टी थ्रेडिंग, जब वो सिंक्रोनाइज ही नहीं है तो भैया मल्टी थ्रेडिंग अलाउ हो जाएगी ना, मल्टी थ्रेडिंग वहां पर अलाउ हो जाएगी। जब मल्टी थ्रेडिंग अलाउ हो गई तो क्या थ्रेड सेफ रहेगा? थ्रेड सेफ्टी की बात रहेगी? नहीं रहेगी। थ्रेड सेफ्टी की बात वहां नहीं रहेगी। और ज्यादा से ज्यादा कुछ बता सकते हो तो एरे लिस्ट और उसके मेथड बता देना। और ज्यादा से ज्यादा और कुछ बता सकते हो, वर्जन बता देना कि वो कौन से वर्जन में आया था, वो कौन से वर्जन में आया था। वैसे वर्जन वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर वो पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क के वर्जन की एक्सपेक्टेशन रखेगा। अच्छा ये वाला बताना कौन से वर्जन में आया था। हाँ लिगेसी तो कह सकते हो, ये एक लिगेसी वो लिगेसी नहीं, लेकिन वर्जन मत खोल के बताना। क्योंकि अगर वर्जन खोल के बताओगे, हो सकता है उसके दिमाग में यही वाली बात आ जाए कि अच्छा बताना यही वाला जो कब कौन से वर्जन में आया था, आपकी याद नहीं रहेगी। भाई मान लिया आपने इसे बता दी, लिगेसी कह दोगे तो समझ में आ जाता है, ऑब्सोलीट है, प्रचलन में नहीं है, शुरुआत में चलती थी, ये कह दोगे तो चल जाएगा। ठीक। हाँ आगे बढ़े। हाँ अब देखो ये इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, पर वापस जैसे मान लो इस नोड ने, ये वाली नोड ने, इस नोड ने इसका एड्रेस होल्ड कर रखा था। अब हम कह रहे हैं इस नोड से इसका एड्रेस होल्ड कर दे, तो कैसे करे? या तो उनके पास एड्रेस के कुछ ब्लॉक्स बनाए जाएं और डेटा के कुछ अलग ब्लॉक्स बनाए जाएं, तब तो करा जाए, वरना तो मिसमैच हो जाएगा। भाई इसके पास तो अगर इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए तो एक ब्लॉक हुआ करता था, इस तरह से एक ब्लॉक हुआ करता था। एक ब्लॉक डेटा के लिए होता था, एक ब्लॉक एड्रेस के लिए होता था, एक ब्लॉक डेटा के लिए होता था, एक ब्लॉक एड्रेस के लिए। तो ये इस तरह से चलता था। ठीक। क्या हुआ जी, मेरी की बोली है? इस तरह से चलता था। पर अब हम कह रहे हैं कि भैया यूनि डायरेक्शन, हम डबल डायरेक्शन में काम करेंगे। ठीक, उस केस में हमारे पास एड्रेस के लिए तो एक ही ब्लॉक है, अगर उसी एड्रेस में सेव कर दें तो उसका प्रीवियस वाला एड्रेस ओवरराइड हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस केस में ये वाला काम का नहीं था, मैं सारे मिटा दे रहा हूँ। ये वाला काम का कंट्रोलर शिफ्ट डिलीट, ये काम का नहीं था। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आया इस तरह। इन्होंने एड्रेस के लिए दो नोड बना दी, इस तरह से इन्होंने एड्रेस के लिए दो नोड बना दी। ठीक। बस इतने से बहुत है, समझ में आ जाए।
ठीक है। अब ये क्या करता था भाई, ये वाला तो इसका एड्रेस होल्ड करेगा, और ये क्या करता था, ये इसका एड्रेस होल्ड करेगा। ये आपस में एक दूसरे का एड्रेस होल्ड करेंगे। ठीक, ये आपस में एक दूसरे का एड्रेस होल्ड करेंगे। और डेटा वाला जो ब्लॉक है उसमें हमेशा डेटा ही रहेगा, डेटा वाले ब्लॉक को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक। हाँ, ये डबल डायमेंशन, तभी तो ये डबल डायमेंशन यूनिट डायरेक्शन जा सकते हैं अब हम, इसके अंदर प्रीवियस भी जा सकते हैं और फॉरवर्ड भी जा सकते हैं। क्लियर है। अगर मैं एरे लिस्ट की बात करूं, और एरे लिस्ट के अंदर अगर मेरा मुझे केवल और केवल क्या करना था, डेटा को रिट्रीव करना था, केवल रिट्रीव, डेटा को केवल निकालना था, गेट करना था, रिट्रीव करना था, तो उस केस में मेरा एरे लिस्ट सही था। वो एरे लिस्ट बहुत बेस्ट था क्योंकि यूनी डायरेक्शन काम करता था। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूं इंसर्शन की, डिलीशन की, क्योंकि इंसर्शन और डिलीशन में होता क्या है, देखो इंसर्शन मान लो मैं कह रहा हूं नोड नंबर 2 में इंसर्शन कराना है, तो नोड नंबर 2 में क्या इंसर्शन कराना भैया, ये तो जो थी मेरी नोड ये तो चली जाएगी अलग, नोड नंबर 2 के बाद इंसर्शन कराना है, तो मेरी एक और नोड बन के आएगी, ये लो, यहाँ मुझे एक और इंसर्शन कराना है, ये आ गई। ठीक, अब करना क्या है, नोड नंबर 2 में इंसर्शन कराना है, तो मेरा कैसे काम चलेगा, ये देखो, ये वाली ने तो इसका एड्रेस होल्ड कर लिया। ठीक, और ये वाली ने इसका एड्रेस होल्ड कर लिया। ठीक, परंतु ये वाली ने इसका एड्रेस होल्ड करा, और ये वाली ने इसका एड्रेस होल्ड करा, और इसने इसका एड्रेस होल्ड करा, और इसने इसका एड्रेस होल्ड करा। ठीक, इस तरह से ये सारा का सारा ड्रामा चलेगा जब हम इंसर्शन करेंगे, तो इतना सारा ड्रामा चलेगा, और हम बात कर रहे हैं रिट्रीविंग की, तो रिट्रीविंग इसमें थोड़ी स्लो हो जाती है क्योंकि उसको मैनेज करके रखना पड़ता है आगे पीछे दोनों का एड्रेस। हाँ, अब अभी पहले इंसर्शन की तो बात करने दो माय डियर, फिर डिलीट पे आ रहा हूँ। ठीक, इंसर्शन की बात करने दो फिर डिलीट पे आ रहा हूँ। तो ऐसे केस में मेरी रिट्रीविंग थोड़ी सी स्लो आ जाएगी क्योंकि उसको मैनेज करके चलना है, एक भी इंसर्ट करते ही डिस्टर्ब हो गई, उसका एड्रेस उसको देना, उसका एड्रेस उसको देना है। अब जैसे कि सतीश कह रहे हैं कि भैया डिलीट कर दिया, तो डिलीट कर दिया तो क्या होगा भैया, सबसे पहले ये जो यहाँ कभी कोई एड्रेस पड़ा होगा, देखो यहाँ कभी कोई एड्रेस पड़ा होगा इसके पास, ठीक, इसका हमें कुछ लेना देना नहीं, परंतु इस एड्रेस को टेम्परेरीली मान लो यहाँ सेव करके रख लिया, इस एड्रेस को टेम्परेरीली यहाँ सेव के रख करके रखा, और इसके बाद आ सकने वाली नोड को वो एड्रेस पकड़ा दिया, जबकि वो एड्रेस था किसका, इसका, क्योंकि ये वाला एड्रेस तो खत्म होने वाला है, डिलीट होते ही ये वाला एड्रेस खत्म होने वाला है, परंतु उसे डबल डायरेक्शन में जाना है, इसीलिए उसको मैनेज करके चलना है, एक एड्रेस को पहले टेम्परेरीली सेव करके रखे, फिर डिलीट कर दे, फिर उस एड्रेस को आगे वाली नोड को पकड़ा दे, पर यही काम दोबारा चालू होगा। अब यहाँ पर जो एड्रेस हुआ करता था, यहाँ पर जो एड्रेस हुआ करता था, ये थोड़ी डिलीट होगा, ये तो भले ही डिलीट हो जाएगा, ये काम का नहीं रहा, ये थोड़ी डिलीट हो जाएगा, इसने तो होल्ड करके रखा था, इसको इसको इधर कर रहा, तो ये एड्रेस टेम्परेरीली कहीं जाएगा और इसके पास चला जाएगा, और ये लिंक हो जाएगा इस एड्रेस से, तो इतना सारा कैलकुलेशन और एड्रेस मैपिंग चलेगी, और हम बात कर रहे हैं रिट्रीविंग फास्ट हो जाए, फास्ट फास्ट हो जाए, तो ये नहीं होगा क्योंकि उसे दोनों एड्रेस मैनेज करके चलने थे। जब कभी भी आप रिट्रीविंग की बात करोगे तो एरे लिस्ट इज द बेस्ट चॉइस, एरे लिस्ट इज द बेस्ट, लेकिन जब कभी भी आप डिलीशन और इंसर्शन की बात करोगे तो लिंक लिस्ट इज द बेस्ट चॉइस। लिंक लिस्ट में हमेशा मैनेज करके रखता है, उस एड्रेस को संभाल के रखता है, कोई नोट डिलीट भी हो रही है उससे एड्रेस निकाल के टेम्परेरी रखेगा, आगे वाली नोट को पकड़ा देगा, तो आप डिलीट करते रहो चाहे कितना भी इंसर्ट हो, सॉरी इंसर्ट करते रहो चाहे कितना भी डिलीट करते रहो, उसको तो भैया अपने पिछले एड्रेस से मतलब है, उसे नहीं पता कि डेटा अंदर क्या था। हाँ, जब कभी भी आपको केवल रिट्रीवल करना है तब एरेलिस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो कर लो, जब कभी भी आपको डिलीशन और इंसर्शन रेगुलरली या बार बार कराना है तो आप लिंक लिस्ट करोगे। अभी तो बताया, नोड के बीच में एड्रेस भाई, किसी भी
डेटा को, ये मान लो मेरा डेटा है, मान लो ये मेरा डेटा है, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये ए बी सी, ये मेरा एक डेटा है, और ये मेरा नया डेटा है हेलो, मतलब आइटम्स मान लो इन्हें, ये मेरा हाय, 3 आइटम है, ये मेरा 1 2 3 4 है, ठीक। इसमें मुझे अगर बीच में से बार बार कहीं पे इसको डिलीट करना है, या कहीं पे इसमें इसके बीच में इंसर्ट करना है, तो उस केस में तो मैं जाऊंगा मैं लिंक लिस्ट के केस। लेकिन मुझे केवल रिट्रीवल ही करना है कि नहीं जी, रोल नंबर 2 के बाद, रोल नंबर 25 के बाद, रोल नंबर 27 के बाद कौन सा आने वाला है, तो उस केस में मैं एरे लिस्ट कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा। वो इंडेक्स को फोकस करके चलता है, उसे मतलब है सिर्फ अपनी इंडेक्सिंग से आगे चलने वाला। तीसरी बात, जब मुझे यूनिडायरेक्शन भी अगर ट्रेवर्स कराना है, तब तो एरे लिस्ट तो बिल्कुल काम ही नहीं आने वाला, क्योंकि वो प्रीवियस नहीं जाती। हाँ, इंसर्शन तो भाई लिस्ट के चाइल्ड हैं, सभी इंसर्शन ऑर्डर फॉलो, सभी किसके चाइल्ड हैं, लिस्ट के हैं। चाहे एरे लिस्ट की बात करूं, चाहे लिंक लिस्ट की बात करूं, चाहे वेक्टर की बात करूं, चाहे स्टैक की बात करूं, सभी क्या करेंगे, डुप्लीकेसी अलाउ और इंसर्शन ऑर्डर इज मेंटेन, क्योंकि सभी चाइल्ड है किसके, लिस्ट इंटरफेस के। और लिस्ट इंटरफेस अपने आप में खुद कहता है कि इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी वेयर डुप्लीकेसी इज अलाउड एंड इंसर्शन ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व, देन वी शुड गो फॉर लिस्ट। सो लिस्ट के ही सारे के सारे चाइल्ड हैं, क्लियर है। किसकी सिचुएशन में, मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो दोनों ही ग्रोएबल इन नेचर है। इकट्ठा कोई नहीं लेगा, दोनों ही ग्रोएबल इन, रैंडम रैंडम लेंगे। एक जगह पे तो कोई नहीं लेता, कोई भी, चाहे आप एरे की भी बात कर लो, एक जगह कोई नहीं लेगा। एडजेसेंट मेमोरी कह रहे हो, भाई जहां फ्री मिलती है वहीं से वहीं लेता है, एडजेसेंट नहीं होती है। अगर ऐसे ढूंढने लगे, अगर ऐसे ढूंढने लगे हम, एडजेसेंट मेमोरी होती है एरे के केस में, इंडेक्स बेस जरूर हो सकती है, एडजेसेंट नहीं होगी, एडजेसेंट इंडेक्स होंगी। मेमोरी तो भैया जहां मिल जाएगी वहीं कर लेगा ऑक्यूपाई, उसकी इंडेक्स एडजेसेंट है, उसकी इंडेक्स एडजेसेंट है, एड्रेस एडजेसेंट नहीं है। जहां भी देखो, रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहां भी मिल जाए वहीं से ले लो, रैंडमली जहां से भी आपको स्पेस मिला वहीं से ही ले लो। अगर हम एडजेसेंट मेमोरी की भी बात करने लगेंगे, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो तो मिलेगी ही नहीं, वो ना काम कर पाएगा। मान लो 1001 के बाद मुझे 10011 वाली चाहिए थी, किसी और ने ऑक्यूपाई कर रखी, वो तो वेट करता रह जाएगा। एडजेसेंट इंडेक्स की बात करते हैं हम, तभी तो वो फास्ट है ट्रैवर्सिंग में, क्योंकि उसके पास एडजेसेंट इंडेक्सिंग है, जिसकी वजह से उसको ट्रैवर्स करना बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। अंडरलेइंग डेटा, सबको पता चल गया इसका क्या है, डबल लिंक लिस्ट है ना। और इंसर्शन और डिलीशन फ्रीक्वेंटली जहां पर हो रहा हो, हम लिंक लिस्ट पे जाएंगे। डुप्लीकेसी इज अलाउड, और ये सब पता है आपको, इंसर्शन ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व्ड। नल नल का इंसर्शन अलाउ है या नहीं, नल का, एरे लिस्ट में, लिंक लिस्ट में, वेक्टर में, और स्टैक में, क्या नल इंसर्शन अलाउ है, नल इंसर्शन इज अलाउ, ठीक। वो जितने भी कलेक्शन है प्रिमिटिव डेटा टाइप में, हाँ लेता है, लेकिन उसको रैपर क्लास के थ्रू करेगा, इंट नहीं। उसका जो रैपर क्लास होती है इंटीजर, कैपिटल आई एन टी ई, हाँ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा तब जा, क्योंकि वो फॉलो ही करता है ऑब्जेक्ट। देखिएगा जब कभी उसका मेथड लिखोगे, तो आप कंट्रोल स्पेस करेंगे ना, उसमें लिखा हुआ आएगा ऑब्जेक्ट, वो हमेशा ऑब्जेक्ट को ही अलाउ करता है, ठीक। वही सिंपल सी लिंक लिस्ट के अंदर भी आप डॉट ऐड, सबको मालूम है इसके ऐड मेथड की क्या हुआ भाई। हाँ तो रहा है, तब क्यों नहीं आया, पता नहीं।
इससे पता चल रहा है आपका हेट्रोजीनियस अलाउ करता है, इससे पता चल रहा है आपका डुप्लीकेसीज अलाउ, और इससे पता चल रहा है आपका नल इंसर्शन इज अलाउ। नल इंसर्शन इज अलाउ। अगर हम इसको प्रिंट करके देख लें, LST हेलो 30, हेलो नल, इससे तीन चार बातें सिद्ध होती हैं। क्या क्या? डुप्लीकेसी इज अलाउ, इंसर्शन ऑर्डर मस्ट बी प्रिजर्व, हेट्रोजीनियस डेटा, और नल इंसर्शन इज अलाउ। नल इंसर्शन वन टाइम या मल्टीपल टाइम? बताओ, नल इंसर्शन वन टाइम या मल्टीपल टाइम? क्योंकि डुप्लीकेसी तो अलाउ है ही, जहां पर डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होगी वहां नल तो जरूर होगा इंसर्शन, बट मल्टीपल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेसी अलाउ नहीं है, इस वजह से मल्टीपल नल नहीं है। ये आप इंटरव्यूअर को अच्छे से बताना, ये वाली बात कि वहां नल इंसर्शन क्यों नहीं है। आप बड़ा जोर दे के बताना कि सर डुप्लीकेसी अलाउ है ही कहाँ, और दो नल मतलब डुप्लीकेसी। ठीक, ये चार हो गए। देखो सेट क्या कहता है, सेट सबसे पहले ही लिखा हुआ आ रहा है, रिप्लेस द एलिमेंट एट द स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक इंडेक्स। ठीक, तो मान लो एक इसने पूछ लिया इंडेक्स और एक इसने पूछ लिया एलिमेंट। ठीक, ये मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ सेमीकोलन से, और मैं डाल रहा हूं यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1। इंडेक्स नंबर 1 पे मैं डालना चाहता हूँ 300। ठीक, और फिर इसको प्रिंट करा के देख, तो मेरा 30 की जगह उसने रिप्लेस कर दिया, 300 अलग से नहीं डालेगा। सेट हमेशा जब कभी भी जहां जहां सेट इस्तेमाल हुआ होगा, सेट पुराने वाले को रिमूव करेगा और अपनी पोजीशन बना लेगा जो भी अपने साथ एलिमेंट लेके आए होंगे। ठीक है, अब एक और होता है इसके अंदर, एड फर्स्ट। एड फर्स्ट, एड फर्स्ट में मैंने मान लो डाल दिया हाय। ठीक, तो ये क्या करेगा, सबसे पहली इंडेक्स की इंडेक्सिंग चेंज कर देगा, क्योंकि मैं डालने वाला हूँ ऐड फर्स्ट। ऐड फर्स्ट मेथड के पास ये खास बात है कि आप हमेशा शुरू में ही जाओगे। ऐसे ही एक होता है इसके अंदर ऐड लास्ट। ऐड लास्ट, चाहे लास्ट में कोई भी पड़ा हो भैया, लास्ट उसके पास खासियत ये है कि सबसे लास्ट में जो भी पड़ा हो उसके इंडेक्स को चेंज करके उसको सेकंड लास्ट करके मेरी खुद की लास्ट हो जाएगी। ठीक, लेकिन इसके अंदर एड फर्स्ट के अंदर और एड लास्ट के अंदर एक खास बात है। देखो एड लास्ट करना तो बड़ा आसान है, उसे क्या करना होगा, उसके पास जो लास्ट वाले के पास पड़ी होगी इंडेक्स वो तो ही रहने देगा, अपने पास वो वाली दे देगा जो नई इंडेक्स बन के आई होगी, या इंडेक्स के अंदर कोई सबसे लास्ट में, लास्ट सबसे लास्ट नहीं कह सकते, सबसे लास्ट एलिमेंट के बाद वाली को कह सकते हो, वो वाली ऑक्यूपाई कर लो। लेकिन जब आप ऐड फर्स्ट करोगे, ऐड फर्स्ट के केस में वो क्या करेगा, सबसे पहली वाली को डिस्टर्ब करेगा, उसके आगे वाली को डिस्टर्ब करेगा, उसके आगे वाली को डिस्टर्ब करेगा, पूरी की पूरी लिस्ट को डिस्टर्ब करेगा ऐड फर्स्ट, क्योंकि उसे सबसे पहले जाके एडजस्ट होना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये होना अभी मैंने करके भी दिखाया आपको, किस तरह से वो नोड को एड्रेस पकड़ाता है, किस तरह से वो किस नोड को एड्रेस पकड़ाएगा। क्लियर है? मैं अगर देखो रिमूव कर दे रहा हूं, ठीक, अगर मैं रिमूव कर दे रहा हूं तो रिमूव मेरा क्या करता है, रिट्रीव एंड रिमूव द हेड। यानी कि देखो दो चीजें होती हैं इसके अंदर, हेड और टेल। जब कभी भी अब ये डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम, लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसमें हेड और टेल की बात होती है। तो वो कर देगा हेड को रिमूव। तो अगर मैंने हेड को रिमूव कर दिया तो उसके जो हेड पे रहा होगा, यानी कि फॉर द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, उसको वो रिमूव कर देगा। लेकिन अगर मैंने कहा रिमूव लास्ट, एक रिमूव लास्ट भी है, तो क्या करेगा भाई, सबसे लास्ट में जो भी उसको मिल रहा होगा उसको रिमूव कर देगा। हाँ, एक होता है रिमूव फर्स्ट, एक होता है रिमूव फर्स्ट। तो रिमूव फर्स्ट क्या करेगा, सबसे पहले एलिमेंट को रिमूव कर देगा, उसका काम हेड और टेल से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, वो हेड को रिमूव कर रहा, जो भी उसके हेड पे रहेगा। हाँ, टॉप पे। कहने को अगर इनडायरेक्ट देखा जाए तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन बोलने का तरीका जो इंटरव्यूअर सुनना चाहता है, सिर्फ वो ये सुनना चाहता है कि जब मैं रिमूव करूंगा वो रिमूव करेगा हेड नोड को, लेकिन जब मैं रिमूव फर्स्ट करूंगा
तो वो फर्स्ट नोड को रिमूव करे। वो सिर्फ ये सुनना चाहता है कि आपको ये बात पता भी है या नहीं। आप ये जरूर कह दोगे कि दोनों एक ही बात है, पर एज ए डेफिनेशन अगर हम बात करें तो रिमूव करेगा हेड नोड को रिमूव, और रिमूव फर्स्ट करेगा वेरी फर्स्ट नोड। ठीक है। इंडेक्स की ब्याह पे तो मुझे नहीं लग रहा यार कोई रिमूव होता होगा, देख लेते हैं। हाँ, रिमूव हो रहा है इंडेक्स की ब्याह पे। ये रहा, इंडेक्सिंग और ऑब्जेक्ट दोनों ही हो रही है। जहाँ इंडेक्सिंग चल रही है वहां ऑब्जेक्ट भी चलेगी। मान लो मैंने तीसरा डाल दिया, इंडेक्सिंग तीसरी रिमूव कर दी, ठीक। तो तीसरे पे 0 1 2 3 नल चला जाएगा। लेकिन अगर हेलो ने नल का एड्रेस ऑक्यूपाई कर रखा था, तो हेलो अब पता है इस 300 का एड्रेस ऑक्यूपाई करेगा। और ये 300 पीछे वाली नोड यानी कि हेलो का, ना कि नल का, हेलो का एड्रेस ऑक्यूपाई करेगा। यही डिस्टरबेंस चलेगी इसके अंदर। क्या हुआ, प्रिंटिंग कराया क्या हमने? रिमूव 3, नल दोबारा क्यों आया भाई? 0 1 2 3 नल ही तो होना चाहिए ना। लेकिन हेलो क्यों हुआ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट में हमने हाई डाल दिया ना, यहीं से तो कंफ्यूजन पैदा हुई। हमने ही उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया, फर्स्ट फोर्सफुली डाला गया है ना बीच में। ठीक, मैं अभी इसको हटा देता हूँ। वही मैं सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, नल जाना चाहिए था अकॉर्डिंगली, पर हमने बीच में फर्स्ट डाल दिया। ठीक है, इस वजह से उसका सीक्वेंस चेंज हुआ था। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू? ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, रिमूव बाय ऑब्जेक्ट, रिमूव बाय इंडेक्स, दोनों कर सकते हो। और रिमूव करोगे सिंगल तो हेड को रिमूव करेगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? अब देखो, कुछ मेथड्स के नाम लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आपसे पूछूंगा और फिर क्लास खत्म कर देते हैं। ये जो मेरा ऐड नाम का मेथड था जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट पास कराते थे, ये हमें मिला कहाँ से था? सभी नहीं बताएंगे, अब तो पता चल गया सबको। ठीक, एक मेरा ऐड जिसके अंदर हम इंडेक्स भी डाल देते थे और ऑब्जेक्ट भी डाल देते थे। तो ये वाला मेथड मुझे कहाँ से मिला था? ये सबसे नहीं पूछना है, दीपक आप बताइएगा। कलेक्शन से, लिस्ट से मिला था। पढ़ लो थोड़ा थोड़ा, एक वीडियो देख नहीं रहे हो। एक था ये वाला, ध्यान से, बहुत बाद में आया था। ये अभिषेक कहाँ से आया? वेरी गुड, जब हमने वेक्टर की बात करी थी तभी एलिमेंट वाली चीज आई थी। ठीक। अच्छा, रिमूव, प्रीति ये रिमूव वाला कहाँ से आया था? हाँ, ऐसे नहीं था, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट डाला करते थे। नहीं, अगेन, कहाँ से आया था ये? हिमांशु, हाँ, कलेक्शन से आया था। अच्छा, रिमूव में एक इंडेक्सिंग वाला भी आ गया था। अच्छा, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई। रिमूव में एक इंडेक्सिंग वाला भी आ गया था। तो ये कहाँ से आया था, ये बताएंगे हमें विकेश। रिमूव में एक इंडेक्सिंग वाला भी आ गया था। जब भी इंडेक्सिंग की बात आई तो लिस्ट लेके आया था, पता है ना। रिमूव एलिमेंट, हाँ जी विशाल, शुभम नाम है आपका? विशाल कहाँ है? विशाल कहाँ से आया था? चलो, आपका नाम भूल गया गलती से। ये कहाँ से आया? वेक्टर से आया था। ठीक, और एक हमारे पास आया था, ये वाली बात बताएंगे ऋषिकेश आप। ये बताइएगा कहाँ से आया था ऋषिकेश? हाँ, जब कभी भी एलिमेंट की बात आएगी तो ध्यान रखना, देखो बस थोड़ी सी पहचान है। रिमूव ऑब्जेक्ट लेके आ रहा है तो कलेक्शन लाया था। रिमूव इंडेक्स लेके आ रहा है तो लिस्ट लाया था। रिमूव एलिमेंट लेके आ रहा है तो वेक्टर लेके आया था। अच्छा, एक आया था क्लियर जो सबके साथ आया है, कौन लाया था इसको ये बताएंगे? सतीश, कलेक्शन, कलेक्शन लेके आया है। ठीक, और
एक आया था गेट। गेट आया था, गेट। गेट कहाँ से आया था, ये अब काम की बात आई। हाँ जी, आप बताइएगा जी। कलेक्शन में गेट था ही नहीं। हाँ। और एलिमेंट एट आया था एक। यहाँ इंडेक्सिंग पास करते थे हम। ये क्या कहाँ से आया था? वेरी गुड। किसने बोला? एलिमेंट से पहचान जाओ। ठीक। क्योंकि वो आइटम नहीं कहता था, वेक्टर के केस में हमेशा हम एलिमेंट एलिमेंट कह रहे थे। याद आ रहा है? आइटम तो लिस्ट लिंक लिस्ट की बात आई तब करने शुरू करा। और स्टैक में भी हमने उसे आइटम कहा। नहीं, एलिमेंट नोड, नोड कहा हमने लिंक लिस्ट में, आइटम कहा स्टैक में। ठीक। अच्छा। फर्स्ट, ये कहाँ आया? एलिमेंट से पहचानो, वेक्टर से आया। ठीक। अच्छा, एक आया था, लास्ट एलिमेंट ये भी, चलो कोई बात नहीं, हो गया। एक आया था कैपेसिटी। इसका काम क्या था? कैपेसिटी का काम क्या था? क्या ये कैपेसिटी बार बार चेंज भी होने वाली थी? जब उसकी साइज से, डिफॉल्ट साइज क्या हुआ करती थी? 10। 10 साइज से कोई भी एक एलिमेंट, दो एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाए तो ये कैपेसिटी अपने आप ही इंटरनली कैलकुलेट होके बढ़ जाएगी। या कोई भी घट जाए तो इंटरनली घट जाएगी। कैपेसिटी नहीं, साइज घट जाएगा, कैपेसिटी तो वही रहेगी, साइज घट जाएगी। लेकिन कैपेसिटी नहीं घटेगी, क्योंकि एक बार बढ़ गया तो कैपेसिटी अब नहीं उसकी घट सकती। साइज भले ही आपका कम दिखा देगा जितनी ऑक्यूपाई करी है, लेकिन कैपेसिटी तो एक बार अगर बढ़ गई तो वो बढ़ी हुई ही रह जाएगी। ठीक है। हाँ, क्योंकि पुरानी वाली रिमूव हो चुकी। ये तो उस दिन भी बताया था ना करके। हाँ, कितनी कर सकता है, साइज कितना हो। ठीक। नहीं, कैपेसिटी तो जब हमने कभी आपको लिस्ट के बाद एरे लिस्ट से बताया था, जैसे ही एरे लिस्ट बताया था तभी कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया हो। ठीक। चलिएगा, यहीं तक रखते हैं बस। आपका लिस्ट खत्म हो गया। मैं तो ये चाहूंगा कि एक बार आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। भैया प्रैक्टिस करोगे तो कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछोगे भी।